साल था 1922। एक 15 साल का बच्चा जापान के एक शहर टोक्यो में एक मामूली से ऑटो वर्कशॉप में काम करने जाता है। इस वर्कशॉप के मालिक ने जब इस बच्चे को देखता है तो सोचता है बच्चे को आखिर में कौन सी काम में रखूं। फिर वर्कशॉप के मालिक ने इस बच्चे को साफ सफाई और इसके बच्चे की देखभाल करने के लिए काम में रख लेता है। इस वक्त किसी को यह भी पता नहीं था ये छोटा सा बच्चा एक दिन पूरी दुनिया में इतना बड़ा नाम करेगा। कुछ दिन गुजरता है। ये छोटा सा बच्चा जिसका नाम सोइचिरो होंडा था, ये दुनिया की बड़ी बड़ी कार्स और बाइक बनाने वाले कंपनी को टक्कर देना शुरू कर देता है। ये कहानी है सोइचिरो होंडा की। ये बच्चा जापान के एक गरीब शहर टिनोरी शिजुओका के नाम से है। साल था 1906। माउंटेन पीच में रहने वाले जेही होंडा और इसकी बीवी मिका होंडा, उनके घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम सोइचिरो होंडा रखा जाता है। माँ और बाप का सबसे बड़ा लड़का था। सोइचिरो का बाप एक लोहार था और लोगों की साइकिल भी रिपेयर करता था और इसकी माँ ऊन धोने की काम करती थी। सोइचिरो एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था और इसी गरीबी में अपनी जिंदगी शुरू की। सोइचिरो ने 8 साल की उम्र में पहली बार गाड़ी देखी जिसका नाम फोर्ड मॉडल टी था। इस गाड़ी को देखकर पूरा हिल गया। उस गाड़ी के पीछे भागने लगा, दिमागी तौर पर से एक्टिव हो गया। यही वो वक्त था जहां से इसकी जिंदगी मोटर और इंजन से जुड़ गया। सोइचिरो को शुरू में पढ़ाई में दिलचस्प नहीं था, इसलिए ज़्यादातर वक्त वह अपने बाप के साथ लोगों की साइकिल रिपेयर करने में गुजार देता था। साल 1922 में सोइचिरो ने अपना घर बार छोड़कर नौकरी की तलाश में जापान के टोक्यो शहर में जा पहुंचा। सोइचिरो को पहली नौकरी मिली 800 का इनाम के एक वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप के मालिक ने सोइचिरो को साफ सफाई और उसके बच्चे को संभालने के काम में लगा दी। सोइचिरो को यह काम तो जमता नहीं था, फिर भी मजबूर होकर करना पड़ा। घर जाने को दिल तो करता था, न उसके पास इतने पैसे थे और ये भी डर था अगर मैं फेलियर होकर लौटता हूँ तो अपने घर वाले और गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। कुछ दिन बाद वर्कशॉप में काम की डिमांड बढ़ने लगी और मैन पावर की जरूरत पड़ने लगी। मालिक ने सोइचिरो को घर के काम से उठाकर वर्कशॉप में गाड़ी के मैकेनिज्म के साथ काम में लगा दिया। सोइचिरो को पहले से मोटर और इंजन से लगाव था, इसलिए वो बड़े दिलचस्प और लगन से काम करने लगा। कुछ दिन के अंदर ही सोइचिरो अपने काम से सबका दिल जीत लिया और सब इसके काम की तारीफ करने लगे। वर्कशॉप के मालिक ने सोइचिरो को अपने छत्र छाया में ले लिया। इसको गाड़ी के सारे टेक्निक तो पहले से मालूम थे, साथ ही साथ उसको कारोबार कैसे चलाया जाता है वो भी सिखा दिया। अब सोइचिरो को आहिस्ता आहिस्ता सारे फार्मूले आ गए। उस जमाने में मोटर स्पोर्ट्स काफी ज्यादा आम हो गया। 1923 में सोइचिरो जहाँ काम करता था उस वर्कशॉप में भी रेसिंग कार बनाना शुरू कर दिया। सोइचिरो ने वर्कर के साथ मिलकर एक रेसिंग कार बनाया जिसका नाम द कॉर्ड्स था। इस कार ने 1926 में रेसिंग में हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस कार ने रेसिंग में चैंपियनशिप हासिल की। उस वक्त सोइचिरो की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। जब कार ने चैंपियनशिप हासिल की तो उसके दिल में और जिज्ञासा जगा और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। 1926 में सोइचिरो को आर्मी में भर्ती किया गया। मेडिकल चेकअप में कुछ खराबी पाया गया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया। 1928 में 800 की कंपनी का एक नया ब्रांच खुला। इस ब्रांच का इंचार्ज सोइचिरो को बनाया गया। शुरू में यह वर्कशॉप ज़्यादा नहीं चली क्योंकि लोग देखते थे इतना छोटा लड़का है, इसको काम पता है या नहीं। शुरू में ज़्यादा काम नहीं मिला। सोइचिरो हिम्मत नहीं हारा, जो भी छोटा मोटा काम मिलता उसको दिल से करता। 2 साल बाद धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। शुरू में तो सिर्फ सोइचिरो ही अकेला था, अब 30 लोग उसके साथ काम करने लगे। स्पोर्ट्स कार बनाने की जुनून अब भी उसके अंदर बाकी था। उसने वर्कशॉप में स्पोर्ट्स कार बनाना शुरू कर दिया जिसने जापान में स्पीड रिकॉर्ड बना दिया। घंटा प्रति 120 किलोमीटर भागती इस कार को और कोई नहीं बल्कि सोइचिरो ने खुद इसको ड्राइव किया था। मैकेनिक के साथ साथ सोइचिरो को रेसिंग करना भी बड़ा शौक था, जो एक प्रोफेशनल कार रेसलर बन चुका था जिसका रिकॉर्ड 20 साल तक जापान में था। 1936 में कार रेसिंग के दौरान
सोइचिरो के साथ एक खौफनाक हादसा होता है। 2 महीने तक मेडिकल में रहना पड़ गया। फिर मेडिकल से आते ही रेसिंग के ट्रैक में आ जाते हैं। इस बात को लेकर उनकी बीवी और माँ बाप के अंदर लड़ाई होती है। फिर हमेशा के लिए रेसिंग को छोड़ देते हैं। 1936 में सोइचिरो गाड़ी को रिपेयर करते करते बोर हो गया था, इसलिए सोचा अब कुछ अलग करूंगा। इसके दिमाग में गाड़ी के स्पेयर्स पार्ट बनाने की बात आई। सोइचिरो ने 800 की कंपनी के शेयर होल्डर से ये बात कही। ये कंपनी को एक अलग नाम से रजिस्ट्रेशन करके इसमें गाड़ी के स्पेयर्स पार्ट्स बनाया जाए। कंपनी के शेयर होल्डर ने होंडा की इस बात को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने यही सोचा, जब रिपेयरिंग की वजह से अच्छा खासा काम चल रहा है और अच्छे पैसे भी आ रहे हैं, फिर क्या जरूरत है एक नया रिस्क लेने की। इन लोगों ने जब होंडा की इस प्रपोजल को मना कर दिया, होंडा ने खुद की एक नई कंपनी बना डाली। इस कंपनी का नाम था टोकाई सेकेई हेवी इंडस्ट्री। होंडा ने इस कंपनी के अंदर बनाना शुरू कर दिए गाड़ी के पिस्टन रिंग। होंडा ने अपने दोस्त शिचिरो काटो को इस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। होंडा और काटो ने इस नई कंपनी को बिल्डअप करने के लिए दिन रात एक कर दिए। होंडा दिन के टाइम 8 घंटे 800 की कंपनी में काम करता था और रात को अपनी कंपनी में पिस्टन रिंग बनाया करता था। अपने इस नए प्रोजेक्ट में होंडा को इनिशियली कोई कामयाबी नहीं मिली। इनफैक्ट दिन रात काम करने से उसकी तबीयत खराब होने लगी। होंडा ने इसकी परवाह न करते हुए हमाम आर्ट्सू इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम एडमिशन कर लिया ताकि वह अपनी कमी को ठीक कर पाए। आखिर 1939 में होंडा को कामयाबी मिल गई। ये वो टाइम था जब होंडा ने 800 की कंपनी से रिजाइन दे दिया और फुल टाइम अपनी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। दिन रात एक करके पिस्टन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी इसके डिजाइन में फ्लॉज थे, जिसको कम करने में होंडा ने पूरी कोशिश करता रहा। इन्हीं जमानों में टोयोटा कंपनी ने होंडा को अप्रोच किया। टोयोटा कंपनी के डिमांड के ऊपर 50 पिस्टन रिंग बनाया। जब होंडा ने पिस्टन को टोयोटा कंपनी को दिया, टोयोटा कंपनी ने सिर्फ 3 पिस्टन को सिलेक्ट किया, बाकी पिस्टन को रिजेक्ट कर दिया। होंडा को यह फेलियर बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बावजूद होंडा ने हार नहीं मानी। अगले कई साल तक होंडा ने पूरी जापान में फिरता रहा, कई यूनिवर्सिटी और वर्कशॉप में काम सीखता रहा ताकि इन सारी नॉलेज से एक बेहतर पिस्टन रिंग बना सके जिसमें कोई भी फ्लो ना हो। होंडा ने सारी जानकारी को इकट्ठा किया और पिस्टन रिंग बनाया। इस बार होंडा को इनक्रेडिबल रिजल्ट मिला जिसमें कोई भी खराबी नहीं थी। इस पिस्टन की ऑर्डर पूरी जापान से आने लगी। ऑर्डर इतना ज़्यादा था कि होंडा ने अपनी कंपनी में 2000 वर्कर को भर्ती करना पड़ा। होंडा का सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी इसकी परेशानी दूर नहीं गई थी। 1941 में जापान पैसिफिक वॉर में गिर जाता है। इस जंग में होंडा को यह नुकसान होता है कि इसकी कंपनी सीधा मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन में चली जाती है। होंडा कंपनी की 45% इक्विटी टोयोटा कंपनी ने खरीद लिया। साथ ही होंडा को अपनी कंपनी से प्रेसिडेंट से हटाकर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर में रख दिया गया। इसके साथ साथ होंडा के कई वर्कर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि अब इनको जंग में हिस्सा लेना था। 1944 में जापान में जंग जारी थी। हमामात्सु के ऊपर बमबारी जारी थी। इसी बमबारी में होंडा कंपनी राख का ढेर बन गया। इसके बाद जापान में नानकाई जलजला आई जिसमें होंडा कंपनी का जो कुछ बचा कुचा था सब बर्बाद हो गया। 1945 में जापान ने जंग में सरेंडर कर दिया। इस वक्त होंडा के हाथ में ज्यादा कुछ बचा नहीं था। जंग खत्म होते ही होंडा ने जो कुछ बचा कुचा था टोयोटा कंपनी को बेच दिया। इस डील से जो मिला था 4,50,000। जंग की वजह से जापान के लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं थे। इन्हीं दिनों होंडा को एक जनरेटर इंजन मिला। ये इंजन जापान के आर्मी के थे जो जंग के दौरान वायरलेस रेडियो को पावर अप करने में इस्तेमाल किया जाता था। इस मशीन के डिजाइन ने होंडा को काफी ज्यादा फैसिनेट किया। फिर इसके दिमाग में आइडिया आया, क्यों न इस इंजन को एक साइकिल में फिट करके देखा जाए ये कैसा काम करता है। साइकिल में मोटर को लगाकर दौड़ाना यूरोप में आम था, लेकिन जापान में ये टेक्निक नहीं थी।
1946 में होंडा ने अपने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। अपने कोल्ड वेयर हाउस में नाम रखा होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस जगह होंडा अपने न्यू बाइक के डिजाइन के बारे में रिसर्च करता रहा। होंडा के इस मिशन में और 12 लोग शामिल हुए। कुछ दिन के मेहनत के बाद आखिर इन लोगों ने एक नया साइकिल का डिजाइन बना लिया, जिसमें एक मोटर भी लगा था। इस साइकिल की स्पेयर पार्ट्स होंडा ने खुद ही डिजाइन किया था। साइकिल मार्केट में उतारा गया। मार्केट में साइकिल धड़ाधड़ बिकना शुरू हुआ, क्योंकि इसका दाम भी सस्ता था। होंडा इन साइकिल पर सेकंड हैंड इंजन लगाता था। ऑर्डर को पूरा करने के लिए इनके पास इंजन की कमी थी। इनके पास अब एक ही रास्ता था, खुद की इंजन तैयार करना। 1947 में होंडा ने टाइप ए इंजन तैयार कर ली, जो पहली बार होंडा का लोगो लगा था। 1948 में होंडा ने द होंडा मोटर्स कंपनी का नाम रखा। अब होंडा को ज्यादा पैसे की जरूरत थी ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके। पैसे की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए होंडा ने पूरी जापान के 18,000 बाइसाइकिल शॉप ओनर को ओपन लेटर लिखा। 18,000 में से सिर्फ 3,000 शॉप ओनर ने होंडा को रिप्लाई दिया और साथ में पैसे भी दिया, और इन पैसे की मदद से होंडा ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अगले साल होंडा ने एक मोटर बाइक बनाकर मार्केट में लॉन्च किया। इस मोटर बाइक का नाम था मॉडल डी। इस बाइक को ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। इसका वजह यह था मॉडल डी काफी बड़ा और वजन था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए होंडा और उनकी टीम ने 3 साल कड़ी मेहनत की। 3 साल के मेहनत के बाद फिर एक नया बाइक लॉन्च किया, जिसका नाम द सुपर कप रखा गया, जो वजन में भी कम था और साइज में छोटा था। यह बाइक जापान के लोगों को काफी पसंद आया, जिसका चर्चा पूरे जापान में आग की तरह फैल गया। इसी दौरान होंडा को मिला एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर, जिसका नाम था टाकियो फुजीसावा। टाकियो फुजीसावा ने कैपिटल के साथ साथ बिजनेस माइंड भी दिया, जिसकी वजह से द सुपर कप जापान से निकलकर सीधा अमेरिका में लॉन्च किया। अमेरिका के लोगों ने भी इसे काफी पसंद किया। इसके बाद होंडा ने अपने बाइक को रेसिंग के ट्रैक पर उतारना शुरू कर दिया। होंडा की स्पोर्ट्स बाइक ने दुनिया के काफी सारे रेसिंग में चैंपियनशिप हासिल किया। इसकी वजह से होंडा की पूरी दुनिया में नाम गूंजना शुरू कर दिया। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर्स बाइक कंपनी बन गई। होंडा बाइक की दुनिया में अपना नाम करने के बाद कार बनाने के बारे में सोचा। जो ख्वाब वो 8 साल की उम्र में देखा था, वो कैसे अपने सपनों को भूल सकता है। इसके बाद होंडा ने पहली गाड़ी T360 मिनी ट्रक लॉन्च किया, जो ज्यादा हिट नहीं रहा। फिर स्पोर्ट्स कार बनाया, वो भी ज्यादा हिट साबित नहीं हुई। फिर कोशिश करते रहे। एक दिन स्पोर्ट्स कार में अपना नाम बना लिया, लेकिन ये गाड़ी आम रोड पे चल नहीं सकती थी। इसलिए फिर उन्होंने 1972 में लॉन्च किया होंडा सिविक। ये गाड़ी जापान क्या पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया ऑटोमोबाइल की दुनिया में। होंडा की अगली गाड़ी थी होंडा अकॉर्ड। ये भी पब्लिक को काफी पसंद आई। 1980 में होंडा कंपनी जापान में तीसरी गाड़ी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई। होंडा कंपनी ने फिर 10 साल बाद पूरी दुनिया में तीसरी गाड़ी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 1973 को सोइचिरो ने होंडा कंपनी से रिटायरमेंट ले ली। अगस्त 5, 1991 में इस दुनिया से चला गया। आज भी इसकी गाड़ी 33 कंट्री में चल रही है। होंडा कंपनी ने गाड़ी के अलावा जहाज, रोबोट भी तैयार करती है। जो इंसान पानी से नहाता है वो कपड़े बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है।